हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 73 से आगे वाले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ऑप्शन टाइप वाली सीरीज चल रही थी, आप लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर्स को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखें, और जिस जिस लोगों ने देख लिया है, जिन जिन बच्चों ने देख लिया है, वो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि हाँ हमने देख लिया है। ठीक है, और लेक्चर पसंद आता है जैसा भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो कि लेक्चर इस टाइप का बन रहा है, इसमें कुछ इधर उधर करना हो तो वो भी राय दे सकते हो, है ना। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक मैंने 73 तक ऑलरेडी करा दिया था, 2 पार्ट्स बनाए हैं इससे पहले। तो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 74। The probability of an event is greater than or equal to खालिस्तान एंड लेस देन और इक्वल टू। तो ये 2 ब्लैंक्स हमें फिलअप करने हैं। हिंदी में देखें तो किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है। जो घटना है, प्रायिकता है, वो किसी यहाँ पे कोई नंबर आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या फिर ये इनमें से कौन सा नंबर आएगा जो भी है, कि जिससे बड़ी हो सकती है या वो हो सकती है, तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, ये वाली चीज है। लेकिन इसका जब हम सॉल्यूशन देखें तो आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी 1 से लेस देन इक्वल्स टू और 0, ये वाली हमारे पास में कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी के लिए, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होती है, और 1 से लेस देन इक्वल होती है। तो यही हमारे पास में आ जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये कहा 0 से बड़ी, देखो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या उसके बराबर है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर है। ये वाली चीज दे रखी है, तो आप लोगों की आशा करता हूँ समझ आ गया होगा ना। और यहाँ से एक चीज और मैं बता देना चाहूंगा, जो हमारे पास में इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट या फिर असंभव घटना की बात करें तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो बेटा 0 होती है। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता। और यदि पॉसिबल कहें, पॉसिबल की बात करें या फिर संभव घटना की बात करें, जो श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट भी कहते हैं इसको, श्योर इवेंट, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेटा 1 होती है। ठीक है, और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यहाँ से भी पता चलता है हमें। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 75। ये है, एक थैले में 3 नीली गेंदें हैं, 2 सफेद गेंदें हैं और 4 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद थैले से यादृच्छित निकाली जाती है, मतलब रैंडमली निकाली जाती है, बिना देखे निकाली जाती है, तो इसके सफेद होने की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें बेटा, तो सॉल्यूशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है पहले अनुकूल परिणाम, या फिर जो भी हमें जिसका प्रायिकता निकालनी है उसके अकॉर्डिंग जो वो है हमारे पास में परिणाम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो कितने होते हैं, अनुकूल परिणाम अपॉन में संभव परिणाम। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास में हो गया है प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला सिंपली। अब चेक कर लेते हैं जो संभव परिणाम है, जो टोटल परिणाम है वो कितने हैं। पहले यहाँ पर कितनी गेंदें दे रखी हैं, 3 नीली दे रखी हैं, 2 व्हाइट दे रखी हैं, 4 लाल दे रखी है। यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 2 + 4, ये टोटल कितनी है हमारे पास में, 7 2 9। तो 9 तो हमारे पास में संभव परिणाम है। और अनुकूल परिणाम की बात करते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, किसकी प्रायिकता निकालने के लिए बात हो रही है बेटा, व्हाइट बॉल की प्रायिकता निकालने की बात हो रही है। यहाँ पे दिख रहा होगा है ना। तो व्हाइट कितनी बॉल थी यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास व्हाइट 2 बॉल है, तो 2 इसके अनुकूल परिणाम हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालें तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, 9/2। समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज आप लोगों का था क्वेश्चन, ये क्या था, जस्ट हमें प्रायिकता निकालनी थी, टोटल चेक करनी थी कितनी है, 9 है, अनुकूल कितनी है 2, तो 2/9, कुछ लिखना भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 76। दे रखा है,
इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? नहीं होने की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता हमारे पास में अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वहां पे बताया मैंने, जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 होगी या 1 होगी या उनके बीच में हो सकती है। अगर इनसे कोई भी नंबर बड़ा होगा, 1 से कोई बड़ा नंबर है ना, यहाँ से कोई बड़ा नंबर है, 0 से कोई छोटा नंबर है, वो तो प्रायिकता हो नहीं सकती, ठीक है। यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ऑप्शनों से टैकल करना पड़ेगा इसमें कि क्या क्या हो सकता है, कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती उसके बारे में बात करेंगे। जब जब आप लोगों को पता होगा कोई भी नंबर जब भिन्न का नंबर होता है तो वो अंश, सॉरी यहाँ पे अंश लिखता हूं मैं, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। जब हर बड़ा होता है अंश से तो वो नंबर लेस देन 1 होता है, ठीक है बेटा। जब हमारे पास अंश बड़ा हो जाता है हर से तो वो नंबर लेस देन 1 होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2 और यहाँ पे 3 है। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो 3 हमेशा बड़ा होता है 2 से, तो ये तो हमारे पास में 1 से छोटा है नंबर, दैट मीन्स 1 से छोटा, तो ओके है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये 25% की बात करें तो 25% 100 में से चौथा ही भाग होता है, इसको भी चेक कर सकते हैं हम, अपॉन में 100, तो ये भी 1/4 निकल के आता है। अभी भी देखो यहाँ 4 ग्रेटर देन है 1 से, तो ये भी 1 से छोटा नंबर है, दैट मीन्स ये भी 1 से छोटा है। अब इसकी बात करें तो ये ऑप्शन ए का रिवर्स है, तो ये जो ऑप्शन ए है वो 1 से छोटा था, तो ये 1 से क्या हो जाएगा बेटा, ये बड़ा हो जाएगा 3/2। ये 1 से बड़ा है तो ये ही हमारे पास में गलत है, यही प्रायिकता नहीं हो सकती 3/2, और 0.7 तो 1 से छोटा है, ठीक है। चलते हैं 77 नंबर पर। यहां पर है एक थैले में 4 लाल 6 काली गेंदें हैं, ये वाली चीजें हम लिख लेते हैं यहां पर बेटा। सॉल्यूशन, रेड बॉल कितनी है, 4 है, और ब्लैक बॉल कितनी है, 6 है। तो ये टोटल बॉल की बात करें तो कितनी हो जाती हैं, ये 10 हो जाती हैं टोटल, जिसको हम संभव परिणाम कहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या, थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, बिना देखे रैंडमली निकाली जाती है। निकाली गई गेंद के लाल होने की क्या प्रायिकता है, रेड होने की, रेड कितनी है बेटा, 4 है, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम थे जो वो कितने हैं, 4 है। और प्रायिकता की बात करें तो 4/10 हो जाएंगे, ये 10 है ना, तो यहां से कट करूंगा तो 2/5। आंसर कितना आया, 2/5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ये 78 वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। किसी घटना, यहां से किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो यहां से वही 0 और यहां पर इसका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये ऑप्शन टाइप में है। फिर हमारे पास है 79 क्वेश्चन, इफ, यदि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.15 है तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो ई नहीं की क्या प्रायिकता होगी बेटा, इसके लिए आप लोगों की फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है तो फॉर्मूला याद भी होगा। प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की प्लस किसी चीज के ना होने की, उन दोनों का जोड़ 1 होता है ना। तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी होने की दे रखी है 0.15, और प्रोबेबिलिटी ई नहीं को हम बार से भी डिनोट करते हैं, तो ये निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं कैलकुलेट करनी है तो ये दूसरी तरफ जाएगा 1 माइनस 0.15, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा सिंपली, 1 में से घटाना है 0.15, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, है ना। तो 5 में से 0 में से तो 5 घट नहीं सकते, हासिल जाएगी तो 5 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ 0 आ चुका, तो कितना आ गया इसका आंसर 0.85। यहाँ तक आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व कर देना था, ठीक है। 79 का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया 0.85। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और वीडियो को लाइक भी करें, और अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि और बच्चों के साथ भी शेयर हो सके, वो भी इसे
इसका लाभ ले सके। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 80। 80 क्वेश्चन की बात करें तो यहां से है किसी घटना ई के लिए निम्न रिक्त स्थान भरे। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं बराबर क्या आएगा हमारे पास में, ये पूछा हुआ है, इसमें क्या आना चाहिए। तो ऊपर वाला अभी क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं कैलकुलेट करनी है। यहां से देख सकते हैं हम लोग, अगर यहां से मैं देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं निकालूं बेटा क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही तो है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर मैं इसको देखें सॉल्यूशन के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को, ये तो दे रखा है, माइनस भी दे रखा है, तो क्या नहीं दे रखा है, बस 1 नहीं दे रखा है, ये आ जाएगा इस जगह पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 81। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग प्रोबेबिलिटी के यहाँ से भी कर लेते हो तो आप लोगों के 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का भी आएगा, वो उसको करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है ना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि मैं जो 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 जो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनकी भी ऐसी वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, है ना। अगर पसंद आती है तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मना करते हो तो फिर बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 81। दे रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। यदि हम एक पासे को एक बार फेंके, अगर पासा फेंका जाता है तो संभव परिणाम होने के, टोटल जो संभव परिणाम है वो कितने हो जाते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं आप लोगों को ये भी पता होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर्स निकल के आते हैं जब एक पासे को फेंकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो उसके लिए हमें पहले संभव परिणाम पता होना चाहिए। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख रहा हूं मैं, संभव वो अनुकूल परिणाम के लिए, है ना। तो यहां से हमारे पास में जब हम विषम नंबर्स की बात करते हैं तो 1 से 6 नंबर लिखे हुए हैं। विषम कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये विषम है। और सम नंबर्स की, इवन नंबर्स की बात करता हूं तो इवन नंबर आप लोगों को पता है 2 4 6 होते हैं। ठीक है भाई। ये ऑड नंबर्स होते हैं, ये सम संख्या है और इनको हम विषम कहते हैं। ठीक है। विषम होने के लिए तो प्रायिकता कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स है टोटल और ये 6 नंबर है, तो 3/6 करना है बेटा, सिंपली 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, ये सारा काम रफ का होता है। जब ऑप्शन टाइप में हमारे पास में क्वेश्चन है तो उसका आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, अगर सॉल्व करने वाला है तो उसे सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। अदरवाइज फिल इन द ब्लैंक्स है, डायरेक्ट आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इनमें से कौन सी। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ऊपर दे रखा था, अभी मैंने अंश और हर के बारे में बताया था। जब जब हमारे पास में सॉल्यूशन, जब जब हर ग्रेटर होता है अंश से तो बेटा वो नंबर लेस देन होता है, मतलब ओके वाली कैटेगरी में आता है। जब जब अंश बड़ा होगा तो यहाँ पे देखो 2/3 है, 2 तो यहाँ पे अंश दे रखा है और 3 यहाँ पे हर दे रखा है। जो नंबर होता है वो अंश बटे हर की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हर कितना है बेटा, 3 है, अंश 2 है, तो हर बड़ा हो गया, तो ये हमारे पास में ओके वाली कैटेगरी में है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इसकी बात करते हैं तो 15% लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे तो 15% को हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं। अब देखो इसे काटने की भी जरूरत नहीं है हमें, यहीं से आप लोगों को समझ आना चाहिए कि नीचे अंश दे रखा है, वो हर दे रखा है वो 100 है और ऊपर कितना है बेटा 15 दे रखा है, तो ये भी हमारे पास में कितना है, ओके वाली कंडीशन में आता है कि ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास में 0.7 होता है। अगर इस पॉइंट को काट के लिखें तो ये कितना हो जाता है, 7/10 हो जाता है। ठीक है बेटा। तो यहां से भी समझ आना चाहिए, ऊपर 7 है नीचे 10 है, तो ये भी ओके वाली कंडीशन में आता है। ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास में नेगेटिव वाले नंबर्स हैं वो 0 से छोटे हो जाते हैं। ये नंबर्स 0 से छोटे हैं 1.5, तो 0 से छोटी तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती थी, 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटे तक होती है। ऑप्शन हमारे पास में यहाँ डी है जो वो ही
गलत है, तो यही हमारे पास में करेक्ट होगा कि जो प्रायिकता नहीं है ना। आशा करता हूँ ये वाली चीजें समझ आ गई होंगी, अक्सर आते भी हैं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से थे कुछ क्वेश्चंस, फिर स्टार्ट हो गए हमारे जो 5th चैप्टर एपी वाला है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को AP 1 -5 -1 -3 -5 एंड सो ऑन के अगले 4 पद लिखिए। तो ये हमारे पास में दिख रहा होगा आप लोगों को, AP है 1 -1 -3 -5, इसके अगले 4 पदों को लिखना है। तो मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर्स में भी दिख सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि 1-1 मार्क्स के करा रहा हूँ मैं, 2-2 नंबर्स में भी आप लोगों को हेल्प होगी काफ़ी। तो देखो ये हमारे पास में 4 टर्म्स तो हो चुकी है, हमें निकालने की क्या क्या नीड है, A5 A6 A7 और A8 ये कैलकुलेट करने की नीड है। और आप लोगों को पता है जब पीछे वाली टर्म में जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये पीछे वाली टर्म 1 दे रखी है, इसके अंदर हम डी ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, सेकंड में डी ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाती है, थर्ड में डी ऐड करते हैं तो फोर्थ टर्म आ जाती है। ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, यदि मुझे A5 कैलकुलेट करनी है तो बेटा A4 में अगर मैं D ऐड कर देता हूं तो ये भी ओके होती है। और एक तो दूसरा फॉर्मूला है ही, जो से A8 निकालनी है तो A प्लस 9D, ये भी फॉर्मूले लगा सकते हैं। और इसकी वजह हमारे पास ये थोड़ा इजी हो जाता है कि जो टर्म निकल चुकी है अगली निकालनी है तो वहां से हमें उसमें जस्ट D ऐड करनी है। तो पहले हमें D पता होना चाहिए इसके लिए, तो D कैलकुलेट करने के लिए -1 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, मतलब इस -1 में से ये घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये हमने -1 में से ये 1 घटाया तो दोनों माइनस माइनस के हुए तो -2, डी का मान आया -2। ये नेक्स्ट नंबर निकालना है तो -5 में हमें जोड़ना है -2, तो कितना हो जाएगा भाई, -5 -2 बराबर -7। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, सिंपली हमें इनमें से माइनस के 2 ऐड करते जाने, यहाँ पे ऐड करेंगे कि -5 और -2 घटाना होता है, ये जोड़ना होता है, तो माइनस का 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट -7, फिर -9, फिर -11 और फिर -13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये A5 आ गया, लिखेंगे A6 बराबर -9 एंड A7 बराबर -11 और A8 बराबर -13। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले का यूज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 84। बोला हुआ है विच वन इज एन एपी सीरीज, कौन सी एक श्रेणी एपी है, इनमें से कौन सी एपी है कौन सी नहीं है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शनों से। और एपी कब कह देते हैं किसी भी श्रेणी को, किसी भी सीरीज को एपी हम तब कहते हैं जब उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बराबर आता है, प्रत्येक स्टेप पर, हर स्टेप पर बराबर होता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ से इसको घटाऊंगा तो मैं कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, 2 में से 1 घटेगा और 2 में से 2 घटेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 में से 2 घटेंगे तो 2 आएगा। तो ये दोनों स्टेप पे देखो दोनों अलग अलग नंबर हो गए, ये बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये तो एपी नहीं बना रही। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ घटाऊंगा तो ये 3 आएगा, इसमें से इनको घटाऊंगा तो 4 आएगा, ये भी आपस में बराबर नहीं है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे घटाओ बेटा, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 हुआ, 9 में से 3 जाएंगे तो 3 हुआ, 12 में से 3 जाएंगे तो 3 हुआ। देखो तीनों स्टेप पर ये हमारे पास में बराबर नंबर आया है, दैट मीन्स ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है कि यही एक एपी है। यहाँ पे जो डी आ रहा है वो 3 आ रहा है ना, ऐसे ही देखना होता है बस हमें। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी एक इनमें से एपी है, तो एपी ही चेक करनी है हमें। यहाँ पे देखो चेक कर सकते हो कितना है, 2 है, यहाँ 4 है, दैट मीन्स ये नहीं है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं d बराबर A2 माइनस A1 कैलकुलेट किया था बेटा तो 2 आया, और A3 माइनस A2 कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है ना। और इनको हम घटाएंगे, पहले इसको करने से पहले मैं आप लोगों को नीचे वाले और दिखा देता हूँ, है ना। इसमें से
माइनस के 6 में से हमें क्या करना है, माइनस का 10 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। फिर हमें माइनस के 2 में से क्या घटाना है, माइनस का 6 घटाना है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 आया। फिर हमें 2 में से क्या घटाना है, माइनस का 2 घटाना है, ऐसे करके, तो ये आपस में मिलके प्लस होता है, तो ये भी 4 आ गया। तो ये तो हमारे पास में एक एपी बना चुका है। बाकियों को देख लेते हैं। जब 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं बना रही। और इनको और देख लेते हैं पॉइंट वाले नंबर्स को। जैसे हम 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ 0, तो ये हमारे पास में 0, तो ये तो हो गया 0.02। आगे घटाते हैं तो 0.222 इसमें से घटाना है मुझे, 220, तो यहाँ पे 2 आया, 0 पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अक्षर है, मतलब ये भी हमारे पास में जो डी है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास इनमें से कौन सी एक एपी सीरीज है, एक बताना है। अभी ये देखा ही था, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 3 - 1 तो 2 आ रहा था, और 9 - 3 कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, मतलब पहले वाला जो ऑप्शन ए है वो तो गलत हो गया। ऐसे ही इसको चेक करते हैं हम बी ऑप्शन को। तो -4 में से, जब बी ऑप्शन को देखें, -4 में से क्या घटाना है, माइनस का 7, तो ये देखा जाए तो माइनस का 4 प्लस का 7, तो ये 3 आ गया है ना। फिर हम इसमें से घटाएंगे बेटा, -2 में से माइनस माइनस ये प्लस होके ये 2 आ गया, तो ये दोनों अलग है, तो ये भी गलत हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो एक ए है, ये 2a हो रहा है, ये 3a हो रहा है, 4a हो रहा है, तो ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन तो है ही। लेकिन देख लेते हैं हम, 2a में से एक ए घटेगा तो ए आएगा, ठीक है भाई। 3a में से 2a घटेगा तो हमारे पास फिर भी एक ही आएगा, और 4a में से 3a घटेंगे तो फिर भी a आएगा, तीनों बार बराबर है, तो ये तो हो चुका। इसको और घटा के देखोगे तो ये हमारे पास में गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये घटा के देखना एक बार, 86 का जो ऑप्शन नंबर 3 है, खुद से करके देखना, ट्राई करना है ना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन सी एक एपी है, तो वही यहाँ पे इनको देख भी सकते हो। तो पहला जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है, जब दूसरा डिफरेंस करेंगे तो 4 आ रहा है, घटाते हैं ना, ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखें तो इन दोनों का जो पहला डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, फिर दोबारा 2 आ रहा है, 7 में से घटेंगे, 9 में से 7 घटेंगे तो फिर 2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो एक डिफरेंस हुआ, 2 डिफरेंस हुआ, 4 डिफरेंस हुआ, तीनों डिफरेंट हुए, गलत हुआ। 2 ही डिफरेंट होते ही गलत हो जाता है। और इसको, ये तो अभी हमने चेक किया था, ये भी नहीं था। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हुआ है। 88 की बात कर लेते हैं। एपी 3 माइनस, ये 3 1 -1 -3 खालिस्तान का सार्व अंतर लिखिए। तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा हेयर a1 बराबर 3 हो गया, a2 बराबर 1 हो गया। बेटा ऑलरेडी एपी दे रखा है, तो डी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें a2 - a1 कैलकुलेट करना है ना। a2 में से 1 -3, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, -2, तो यहाँ से ये डी आ चुका। ठीक है, फिर कह रहा है AP 1 -1 -3 -5 के अगले 4 पद लिखिए। तो यहाँ से हमें बेटा डी तो पता निकालना पड़ेगा, AP दे रखी है। सॉल्यूशन हेयर A1 कितना है बेटा, 1 है, A2 कितना है, -1 है, तो डी कैलकुलेट करना है। -1 में से ये 1 घटाना है, ठीक है, इस A2 में से ये A1 घटाना होता है, तो घटाया तो -2 आ गया डी। तो अब हमें 4 टर्म ऑलरेडी दे रखे हैं यहाँ पर, तो A5 कैलकुलेट करेंगे, A4 प्लस डी, ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था। तो A4 की जगह -5, इसमें ऐड करेंगे माइनस का 2, तो ये -7 हो गया भाई। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस डी करेंगे, A5 कितना आ गया, -7 माइनस प्लस करेंगे -2, तो ये -9 हो गया। A7 की बात करते हैं तो A6 प्लस डी
-9 -2 तो -11 हुआ। फिर A8 की बात करते हैं तो A7 प्लस D -11 -2 बराबर -13। ठीक है बेटा, ऐसे ही कर देना है जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन कौन सा कराया था आप लोगों को। ये रहा 83 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था। तो इस 83 क्वेश्चन को सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं जैसा कि 89 क्वेश्चन कराया है मैंने आप लोगों को प्रॉपर। अगर आप लोगों का 2 नंबर में आता है तो ऐसे प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, 2 से 3 नंबर का इजीली हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 90। ये एपी दे रखा है, इसका कौन सा पद निकालना है बेटा, 17वां पद निकालना है। सॉल्यूशन, तो एपी दे रखी है तो फर्स्ट पद यहाँ पर ए जो प्रथम पद है वो 7 दे रखा है बेटा, और डी कैलकुलेट करने के लिए A2 माइनस A1 कैलकुलेट करना है, जो कि 13 माइनस 7 होगा, कितना आएगा 6। A17 कैलकुलेट करना है तो A प्लस कितना आएगा 16D। ये कैसे आता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा, an का ये फॉर्मूला है इसका यूज करते हुए। तो ए तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और n माइनस 1 17वां था तो 16 हो गया, 17 माइनस 1 16D। ठीक है, तो ए की जगह 7 रखेंगे, प्लस में 16 इंटू 6, 7 प्लस 16 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास में कितना हो जाएगा भाई बताओ, 16 छिक्के 96 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हम गुना भी कर सकते हैं, 6 6 36 हुआ, 6 कम 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है सिंपली, कितना हो जाएगा 103। तो A17 हमारे पास 103 है, यहाँ पे 103 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 91 AP2 7 12 खालिस्तान के पहले 6 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, योग ज्ञात करना है। इसका हमें सॉल्यूशन देखें तो हमें देखो बेटा ए दे रखा है, प्रथम पद 2 दे रखा है, डी कैलकुलेट कर पाएंगे 7 माइनस 2 करके तो 5 आ गया। प्रथम 6 पदों का योग मतलब S6 कैलकुलेट करना है, n/2 फॉर्मूला होता है बेटा Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की जगह 6 पुट करते हुए यहाँ पे 6/2 आएगा, 2a तो यहाँ पे ये रहा 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n की जगह 6 है तो 6 माइनस 1 तो 5 आएगा, 5 इंटू डी, डी की जगह भी कितना है बेटा 5 है। ठीक है, तो 6/2 लिख रहा है तो ये 3 हो जाएगा काटने के बाद में, ये 2 गुना 2 4 हुआ और 5 5 25 हो गया। ठीक है, 3 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 29, 3 की और 29 की गुना कर दो, 3 नाम 27 का 7 का 3 दूनी 6 7 8, कितना हो गया भाई 87 हो गया है हमारे पास में पहले 6 पदों का योग। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं से अगर मैं इसको सॉल्यूशन बताना चाहूँ तो एपी हो गई प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की, क्या हो गई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगी है ना, और n तक लास्ट वाला पद जाएगा। तो ये तो हमारे पास में एक Sn का फॉर्मूला देखें तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 a प्लस an जो लास्ट टर्म होती है, ये वाला भी फॉर्मूला होता है। इन दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जो मर्जी आप लोगों की। यहाँ से a तो कितना आ गया बेटा 1 आ गया, d की वैल्यू बात करते हैं तो वो भी 1 आ जाता है, और an की बात करते हैं तो कितना आ जाता है n आ जाता है लास्ट वाला पद, है ना। तो यहाँ से हम इन दोनों में से जो मर्जी वो फॉर्मूला लगा देंगे। Sn के लिए मैं यही लगा देता हूँ, तो n/2 और n क्योंकि हमने क्या लगाया ये वाला n है, गुना में प्रथम पद क्या दे रखा है 1 दे रखा है, प्लस an क्या दे रखा है n दे रखा है। इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो n इंटू आगे पीछे लिख रहा हूँ n प्लस 1/2। ठीक है बेटा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब योग की बात करते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2 आ जाता है।
अब देखो नेक्स्ट 93 क्वेश्चन देख सकते हो आप। मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो क्या आना चाहिए भाई, सम करेंगे, योग करेंगे ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स का योग करेंगे, अपॉन में 5 करेंगे, ठीक है ना। जितने नंबर्स का जोड़ करना है और जितने नंबर्स हैं वो करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद कर सकते हो मीन निकालने के लिए। जब हमारे पास नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना हो तो n + 1/2 कर दो जस्ट। तो n कितने हैं, 5 है, 5 और 6/2, तो इसका आंसर 3 आ गया। यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। और ये मीन मैंने ऐसे कैसे लिख दिया है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला हम प्रथम 5, यहाँ 5 ना करके प्रथम n की बात करें, अगर मैं ये फॉर्मूले की बात करता हूँ तो n × n + 1/2 अभी ऊपर देखा था, है ना, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, n × n + 1/2, और अपॉन में n आना चाहिए था, n से n कटा तो कितना फॉर्मूला n + 1/2 आ जाता है। तो यहाँ पे 5 + 1/2 तो 6/2 बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है भाई, 93 आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज द empirical relationship between the 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी है उनके बीच के जो रिलेशन है वो कैलकुलेट करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका सिंपली आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, 3 मीडियन बराबर mod + 2 मीन। और हिंदी में बात करें तो केंद्र प्रवृत्तियों का जो संबंध है वो कैलकुलेट करना था, क्या आ जाएगा, 3 माध्य बराबर बहुलक + 2 माध्य। ठीक है, इसका यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ जाते हैं, तो आप लोग देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 95 दे रखा है, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक और बहुलक क्रम से कितना दे रखा है, 11 और 17। सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे बेटा। जो मीडियन है, मीडियन मतलब माध्य की बात कर रहे हैं वो 11 दे रखा है, और मॉड मतलब बहुलक की बात करें तो वो 17 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य, या फिर इंग्लिश में देखें तो 3 मीडियन बराबर mod + 2 मीन। ठीक है भाई, ये हमारे पास में माध्यक है और ये बहुलक, और ये हमारे पास माध्य है ये बेटा। तो माध्य हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 × मीडियन, तो 3 × 11 करेंगे बराबर बहुलक, तो बहुलक कितना है बेटा, यहाँ पर 17 दे रखा है, इसको यहाँ लिखेंगे, प्लस में 2 माध्य। यही तो फॉर्मूला यहीं पे रखना था। तो ये दूसरी तरफ जाएगा, इन दोनों की गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33 - 17 बराबर 2 माध्य। तो 17 में से 33 में से 17 जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 16 हो जाएगा बराबर 2 माध्य। हमें 2 से डिवाइड करना है तो 8 आ जाएगा, तो माध्य का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है द मॉडल क्लास फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या है। तो इसका बहुलक वर्ग कैलकुलेट करना है, मॉडल क्लास कैलकुलेट करनी है। तो बहुलक की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो हाईएस्ट बारंबारता की बात करते हैं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली जो क्लास होती है, वर्ग अंतराल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास बोलो या फिर बहुलक वर्ग बोलो। ठीक है, तो 11 के सामने कौन सी है, 30 से 40, तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है
और मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट को जोड़ना है। या फिर हिंदी में देखिए, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमा का योग करना है, जोड़ करना है बेटा, है ना। अभी मैंने निचली सीमा जो हमारे पास में क्या था, बहुलक वर्ग था, या फिर जिसको हम बोले तो क्या कहते हैं, मॉडल क्लास की बात करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट किया था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास को मॉडल वर्ग कहते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पर 20 दे रखी है, इसकी मॉडल क्लास कितनी हो गई, 15 से 20 हो गई। तो यहाँ से मॉडल क्लास की बात करें, बहुलक वर्ग कौन सा हो गया बेटा, 15 से 20 हो गया। और इसकी लोअर लिमिट विच इम्प्लाइज, लोअर लिमिट की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब हमें माध्यक वर्ग और कैलकुलेट करना है। तो माध्यक वर्ग कैलकुलेट करने के लिए हमें संचयी बारंबारता कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसको हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास 10 होता है। दूसरी कैलकुलेट करने के लिए हमें, ये दूसरी वाली कैलकुलेट करने के लिए बेटा क्या करना होता है, पीछे वाली को जोड़ना होता है। तो 15 और 10 कितना हो जाएंगे, 25 हो गए। और 25 और 12 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। 37 और 20 कितने हो जाएंगे बेटा, 57 हो गए। और 57 और 9 की बात करें तो 66 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल एन हमारे पास में 66 है। 66/2 करते हैं, जिसको हम n/2 की बात कर लेते हैं। तो ये 33 आ गया। जो 33 से जस्ट बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास में बहुलक वर्ग है, उस वाली लाइन की बारंबारता कहेंगे। 33 से बड़ी कौन सी है, देखो ये तो 25 छोटी हो गई, ये 33 से बड़ी 37 है। तो 37 से बड़ी हमारे पास में ये वाली हो गई है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 से 15। तो 10 से 15 हमारे पास में इसका माध्यक वर्ग हो गया है। और माध्यक वर्ग जब 10 से 15 है, लिख देंगे माध्यक वर्ग 10 से 15 है बेटा। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25 आ जाएगा। एक बार वापस से रीचेक कर सकते हो अपना। तो सबसे पहले हम जब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसको ही लिख देते हैं, छोटी वाली जो बारंबारता सबसे पहले वाली है। फिर दूसरी निकालने के लिए ऐड करते हैं पीछे वाली को, और इसको ऐड किया तो 25 आया। 25 और जब 12 को ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। और 37 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। और 57 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 66 आ जाएगा। ठीक है, 66 का आधा करेंगे तो 33 हो गया। और 33 से जस्ट बड़ी वाली जो भी बारंबारता होगी, उसी की जो वर्ग अंतराल है, उसी को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, 10 से 15 आ गया था, और एक 15 से 20, यहाँ से दोनों को जोड़ा नीचे वाली को तो 25 आ गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैलकुलेट करनी है। जब हम रैशनल और इर्रेशनल को जोड़ते हैं तो वो बेटा ऑलवेज इर्रेशनल होती है, ये याद रखना। ठीक है, और जब हम रैशनल प्लस रैशनल करते हैं तो वो हमारे पास रैशनल ही निकल के आती है। लेकिन जब इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल करते हैं तो वो रैशनल भी हो सकती है और इर्रेशनल भी हो सकती है। यहाँ से हमारे पास में कोई आइडिया नहीं लग पाता है डायरेक्ट, तो वो देखना ही पड़ता है सॉल्व करके। अब यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 देखें तो 7 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। दोनों का जोड़ हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगी है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या देगा, इर्रेशनल नंबर, मतलब एक अपरिमेय संख्या देगा। लेकिन हमें कौन सी संख्या पूछी हुई थी, रैशनल नंबर, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अब हम ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। बेटा प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, तो वो तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ से एक तो रैशनल आ गया 5, √3 इर्रेशनल नंबर होता है। इन दोनों को घटाएंगे तो वापस इर्रेशनल ही आने वाला है, तो ये भी गलत हुआ। ऐसे इसको देखेंगे तो इर्रेशनल माइनस ये रैशनल माइनस इर्रेशनल, तो ये भी क्या आएगा, इर्रेशनल ही आएगा, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसको देखते हैं, ये दो एक रैशनल नंबर हुआ, अंडर के अंदर 9 लिखा हुआ है बेटा, तो ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल प्लस रैशनल कैसा नंबर हुआ, रैशनल। तो ऑप्शन सी यहाँ से इस प्रकार करेक्ट है।
9 क्यों रैशनल है? ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ 9 क्यों रैशनल है बेटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है, लाइक 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 36 हो गया, 36 6 गुना 6, 3 को 3 गुना 3, इस टाइप के नंबर्स को हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो रैशनल आया है ना। आगे है 99 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय मतलब इर्रेशनल संख्या है, ये कैलकुलेट करना है। देखो 36 अभी बताया था मैंने, 6 गुना 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 6 बाहर निकल के आ जाता है। 25 को कितना लिख सकते हैं बेटा, 5 गुना 5, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, और इसको 5 अंडर रूट के अंदर 2 गुना 2 है, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, 5 गुना 2 बराबर 10, तो ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल हुआ, ये भी रैशनल, लेकिन अंडर रूट 3 रैशनल इंटू इर्रेशनल वाली कंडीशन में इर्रेशनल ही निकल के आता है बेटा। ठीक है ना। और जब हमारे पास में रैशनल गुना रैशनल करते हैं तो वो रैशनल निकल के आता है, और जब लेकिन इर्रेशनल गुना इर्रेशनल करते हैं तो वो हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल दोनों कंडीशन देता है। ये तीनों कंडीशन जैसे ऊपर थी जमा घटा के लिए, यहाँ भी सेम कंडीशन है गुना के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हुआ है बेटा, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 100, ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया अपना। तो 12 और 120 के HCF और LCM में संबंध क्या होगा, तो LCM हमेशा ग्रेटर होता है HCF से। ठीक है भाई, LCM की तरफ हमेशा मुंह खुला रहेगा इसका, ये हमेशा होता है, चाहे नंबर यहाँ पे कोई भी दे रखे हो, कोई भी नंबर दे रखे हो, उनका LCM और HCF का रिलेशन हमेशा यही होता है, जो LCM होता है वो हमेशा बड़ा होता है। और दूसरी बात और बता देता हूं मैं, जो HCF होता है बेटा वो लेस देन इक्वल होता है दोनों नंबरों से, A, B। मान लो कि A, B कोई दो नंबर है, हमेशा जो HCF होता है वो छोटा होता है उन नंबरों से भी, और जो LCM होता है बेटा, LCM हमेशा उन दोनों नंबरों से बड़ा या उनके बराबर होता है। ये वाली एक कंडीशन होती है, ये जानते हो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, HCF लेस देन हो जाएगा LCM से। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या ऑप्शन हो जाएगा, HCF लेस देन LCM, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, यदि G और L, LCM और HCF दो धनात्मक पूर्णांक के हैं तो उनका संबंध ज्ञात कीजिए। इसने कहा है सिंपली, फिर G तो हमारे पास क्या है बेटा, LCM है, और L क्या है, HCF है, और टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द रिलेशन विल बी। तो अभी हमें पता है, ऊपर ही देखा है हमने, जो हमारे पास में LCM होता है वो ग्रेटर देन होता है HCF से। ठीक है, LCM की जगह कितना रखेंगे, G रखेंगे ग्रेटर देन L, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए, G ग्रेटर देन L। अब चैप्टर नंबर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, थर्ड चैप्टर। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। यदि ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमारे पास में ट्रू हो जाती है, तो यहाँ से जब ये चीज होती है तो आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा मैं, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हमारे पास होता है भाई इंटरसेक्टिंग लाइनें, इंटरसेक्टिंग या फिर बोले प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, मैं देखो इसको वापस से समझा रहा हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। मैं इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए। जब जब हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बनेगा, तब हम कहेंगे कि वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करने वाली, ऐसे एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, जब जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइनें कहेंगे, और यहाँ से जितने पॉइंटों पर जो लाइनें होती हैं, जितनी जगह पर आपस में
इंटरसेक्ट करती हैं, टकराती हैं, मिलती हैं, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो ये कितने पॉइंटों पर मिल रही है बेटा? एक पॉइंट पर मिल रही है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए? एक हल कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जब जब हमारे पास हल रहेगा तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? संगत, संगत हल, या फिर हम इन्हें कंसिस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जब जब हल रहता है तो उसको हम कंसिस्टेंट, ISTANT, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या फिर संगत हल। ठीक है बेटा। तो संगत हल तो हिंदी वालों के लिए हो गया, ये कंसिस्टेंट, यहां से तीन चीजें निकल के आती हैं। एक कंडीशन तो यहां से ये वाली पता चलती है हमें कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरा हमें ये समझ आता है कि भाई एक हल है क्योंकि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और दूसरा जो थर्ड नंबर है, यहां से पता चलता है कि इनका हल है तो वो हमारे पास संगत है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सिमिलर इक्वेशन है कि a1/a2, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो निम्नलिखित में से कौन सा बेटा सत्य है, इसकी बात हो रही है। तो अब जब जब ये वाली कंडीशन होगी तो हमारे पास में दोनों लाइनें एक जैसी हो जाती हैं, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है। तो जब ऊपर आ जाती है तो उस लाइन को तो हम संपाती लाइन कह देते हैं। ठीक है बेटा। और जब जब संपाती लाइन रहेगी मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ चुकी है, तो यहां से हमें क्या समझ आता है कि जो जब दो लाइनें आपस में जितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेंगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो एक कंडीशन तो बेटा यहां से यही निकल के आ रही है कि दोनों लाइनें क्या होंगी? संपाती भी कह सकते हैं इनको हम, और या फिर ये रहा कोइंसिडेंट लाइनें। और एक तो ये हो चुका। बी की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? अनेक हल, अनेक हल की बात कर रहा हूं मैं इधर, अनेक हल या फिर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास बी वाली चीज हो गई। अनेक सॉल्यूशन हो गए तो अभी भी संगत चीजें हैं, जब जब सॉल्यूशन होगा उसको संगत कहेंगे और कंसिस्टेंट भी कहेंगे। ठीक है बेटा। ये हमारे पास सी हो गया। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, कुछ भी पूछे आप लोग यही बताओगे। तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104 पे। तो यहां से देखो थर्ड वाली कंडीशन निकल के आ रही है, तब ये होगा तो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं हो सकती, समांतर होंगी या फिर पैरेलल होंगी। तो ये कितने पॉइंटों पर एक दूसरे को कट करेंगे बेटा? जैसे रेल की लाइनें होती है ना, रेल की पटलियां, तो वो कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं? क्या नहीं मिलती कभी भी। ठीक है। तो ये कभी नहीं मिलेंगी, मतलब इनका एक तो पॉइंट हमारे पास यही हो गया इनका कि संपाती रेखाएं हो सकती हैं या फिर इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और दूसरी बात, जब इनका कोई किसी पॉइंट पर कट ही नहीं करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन भी कह देंगे, कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो सी पार्ट भी कह देगा असंगत, असंगत हो जाएगी। और असंगत को कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने तीनों चीजों को एक साथ लगा दिया था ताकि अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। भाई ट्रायंगल दे रखा है जिसका एक कोण बी समकोण है, तो समकोण हमें बनाना पड़ेगा इस टाइप से। बी पे समकोण है, बाकी हम ए और सी को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24, यहाँ पे लिख देता हूँ। और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए का मान निकालना है। अगर आप लोगों ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखें, क्योंकि ये काफी इजी और सिंपल क्वेश्चन है। जब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ये 25 निकल के आता है। कैसे निकल के आता है? AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस, और जो ये हमारे पास लंब और आधार है 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है बेटा। 24 का स्क्वायर 500 कितना हो जाता है? 76 प्लस 49 ये 625 हो जाएगा।
और फिर AC यहाँ से निकल के आएगी 25। ठीक है बेटा जी। और साइन A हमारे पास में आप लोगों को पता है LAL अपॉन KA। साइन मतलब L अपॉन K आ जाएगा, तो L अपॉन K। लंब कैलकुलेट करना है, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है? इस A के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। A के सामने वाला लंब है मतलब 7, तो L की वैल्यू आ चुकी। और कर्ण हमारे पास जो तिरछी रेखा होती है 90 के सामने, तो कितना आंसर आ गया इसका? 7/25। 7/25। ठीक है भाई, सॉरी ये 7/25 ऑप्शन नंबर A है। ठीक है भाई, ये नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखे, है ना। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, यदि tan A बराबर 5/12 है देन द वैल्यू ऑफ cos A इज। तो cos A का मान क्या होगा भाई? यहाँ से हमें जब हमारे पास में सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं तो tan A बराबर 5/12 है। जब हम LAL अपॉन KA करते हैं तो tan के बराबर क्या होता है बेटा? L अपॉन A। L अपॉन A। और cos की बात करते हैं यहाँ से, तो cos A के बराबर क्या होता है बेटा? A अपॉन K। याद होगा। तो A का मान तो यहाँ से देखो बेटा निकल के आ रहा है सीधा 12। ठीक है, और अपॉन में आना चाहिए K। अब K का मान चाहिए हमें, क्या आने वाला है? तो K का मान वही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? 12 है। 12 12 मतलब 12 का स्क्वायर करना है बेटा, 5 का भी स्क्वायर करना है। 12 12 144, 5 5 100, ये 25 हुआ 169। जब K अंडर रूट चढ़ेगा यहाँ से, मतलब K बराबर रूट 169, ये 13 आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 12/13। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को टेबल याद करनी भी बताई थी ट्रिग्नोमेट्री वाले में, नहीं देखा है तो देख लिया होगा। और जिसको टेबल याद है वो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखेगा, है ना, कि यस सर मुझे याद है टेबल, है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंपल इसकी। ठीक है भाई, तो 1 माइनस 10 की वैल्यू कैलकुलेट करें 30 पे, तो वो होती है 1/√3, इसकी पावर 2 है। अपॉन में यहाँ 1 प्लस 1/√3 की पावर 3 है, ये 2 है। तो 1 माइनस पावर 2 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। ऊपर वाले में एलसीएम लेके करेंगे सॉल्व, तो 3 माइनस 1 अपॉन में यहाँ भी करेंगे तो 3 प्लस 1, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट होगा, 2/4। 1/, कितना आ जाएगा भाई? ये हो गया 1/2। तो 1/2 कितने पे होता है? क्या 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, तो ये भी नहीं है। 10 30 का मान तो अभी देखा √3 होता है, तो ये भी नहीं होता है। cos 60 की बात करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाता है? ये 1/2 होता है। और cos sin 60 की बात करते हैं तो √3/2 होता है, ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारे पास में? ए करेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, जो कि हमारे पास है sin 60 इंटू में sec 30 का मान ज्ञात कीजिए। अगर sec 30 का मान भी कैलकुलेट नहीं याद नहीं है तो इसको हम cos में बदल देंगे कि sin 60 अपॉन में नीचे आ जाएगा cos 30 का मान। ठीक है भाई, तो sin 60 अपॉन में cos 30। sin 60 का मान कितना है? √3/2। अभी देखा ऊपर, यहाँ बताया मैंने, है ना। sin 60 का मान होता है √3/2, याद होना भी चाहिए, टेबल याद होगी। और cos 30 का मान भी कितना हो जाता है? √3/2। ठीक है भाई, तो ये दोनों सेम है तो आपस में कटेंगे भी, तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब है हमारे पास में द वैल्यू ऑफ द sin 60 एंड cos sec 30 विल बी सेम, वही होने वाला है। इसका √3/2 और इसका मान हो जाएगा 2/√3। ऐसे कैंसिल आउट होके भी 1 होता है, या फिर ऊपर की तरह सेम कर देना है, जैसे यहाँ पे बदलना पड़ेगा। और यहाँ पे हम sec 30 की बात करते हैं तो 2/√3 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये रख दिया था। ऐसे भी कर सकते हो 108 की तरह, और 9 का मैंने 109 अलग तरीके से कर दिया है, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी है। ठीक है,
एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी चाहिए, जो आगे वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए, जो हमारे पास में साइन थीटा एंड कॉस थीटा होते हैं वो हमेशा 1 से बेटा लेस देन इक्वल होते हैं, कि 1 से छोटे या फिर 1 के बराबर हो सकते हैं। और अगर और भी देखें तो वो -1 से बड़े होते हैं। ये हम लोग अभी पढ़ते नहीं है 10th बेसिस पर, लेकिन ये चीज़ हम जान जाते हैं कि जीरो साइन है जो 1 से छोटा होता है हमेशा। साइन थीटा और कॉस थीटा 1 से हमेशा छोटे या उसके बराबर होते हैं। और इनके अपोजिट होते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो ये हमेशा 1 से बड़े या 1 के बराबर होते हैं। और एक चीज़ और होती है कि जो कोसेक थीटा और सेक थीटा होते हैं लेस देन इक्वल्स टू -1 भी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी हम पढ़ते नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो हमेशा 1 से छोटे या उसके बराबर होते हैं, सेक थीटा और कोसेक थीटा हमेशा 1 से बड़े होते हैं। ठीक है सदैव, ठीक है भाई, ये याद रख लेना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। बस हमें ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। कितना इजी है, 50% चांसेस है इसके ठीक होने के, है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। वैसे तो हमें 100% ही ठीक करना है। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा सभी थीटा के मानों पर, क्या ये चीजें साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होती हैं सभी वैल्यूज पर। जब हम साइन 0 का मान निकालते हैं तो वो 0 होता है, और कॉस 0 का मान निकालते हैं तो वो कितना होता है बेटा, वो 1 होता है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स है बेटा। यही हमारे पास में सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ से यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 0 थीटा तो दोनों में बराबर लिया लेकिन ये बराबर नहीं है ना। लेकिन हमारे पास में जो कॉस 45 और साइन 45 होते हैं यहाँ पे दोनों आपस में बराबर होते हैं, केवल एक ही ये मान है यहाँ पे 45 और 45 साइन दोनों बराबर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए। किसी भी कोण थीटा के लिए कॉस थीटा बराबर 3/2 होगा क्या। अभी मैंने जब प्रोबेबिलिटी करा रहा था मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में 3/2 ये 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अंश हमारे पास छोटा है, ये अंश हमारे पास बड़ा है हर से, मतलब 3 बड़ा है 2 से, अंश बड़ा हो गया बेटा हर से। तो ये तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गलत वाली कंडीशन थी, दैट मीन्स ये वाली चीज 1 से बड़ी है। और अभी मैंने बताया कॉस थीटा हुआ या फिर साइन थीटा हुआ वो हमेशा 1 से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। कहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे बता रखा है मैंने, ये रहा, साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटे होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारे पास में फॉल्स कंडीशन हो गई है। क्या लिखेंगे, cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, इसलिए ऑलवेज cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, इसलिए cos थीटा बराबर 3/2 इज फॉल्स। फॉल्स बोलो या फिर असत्य बोलो, ठीक है बेटा, ये वाली कंडीशन हो गई यहाँ से। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आ गया, बताइए कि निम्न कथन सत्य असत्य। sec a का मान -1 और 1 के बीच में होता है। दो अभी मैंने बताया था बेटा, जो sec होता है, sec a और cos a के दोनों चीज बताई थी, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, और ये हमेशा 1 से sec a -1 से छोटा होगा या फिर इससे बड़ा होगा। इनके बीच में तो नहीं आएगा, लेकिन इसने क्या कहा है, -1 और 1 के बीच में होता है। क्या इन दोनों के बीच में है, नहीं, इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है। जैसे मान लो कि -1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो sec हमेशा या तो इस साइड में रहेगा या फिर इस साइड में रहेगा, कभी भी यहाँ तो आएगा नहीं। यहाँ कौन कौन से आते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इन दोनों के बीचों बीच के काम होता है यहाँ पे। और जो sec और cosec होते हैं इन दोनों से बाहर वाली चीजें होती हैं, ठीक है। घर वाले साइन थीटा कॉस थीटा है -1 और 1 के बीच में, और बाहर वाले sec थीटा और cosec थीटा है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स कंडीशन हो चुकी है ना। 113 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, वही है cosec a cosec और a का गुणनफल है, फॉल्स है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फॉल्स है, ये हमारे पास में ऐसा नहीं होता है। ये cosec ऑफ एंगल a है,
एंगल के बिना इसका कोई मतलब नहीं है, इसको रहना ही पड़ेगा। अब है कोसेक थीटा का मान ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू -1 होता है। ये कह रहा है कोसेक थीटा है जो 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे 1 है, 1 से बड़ा होगा और -1 से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। देखो 1 से तो बड़ा है और -1 से छोटा है, यही कह रहा है। अभी मैंने बताया था जो बीच वाले जो घर वाले थे वो कॉस थीटा और साइन थीटा बताए, और जो बाहर वाले पड़ोसी बताए थे मैंने कोसेक थीटा और सेक थीटा बताए थे। तो ये वाली चीज तो इसने करेक्ट बोली है, ट्रू। ठीक है बेटा, सत्य बोल रहा है। 115 की बात करते हैं वापस से। साइन थीटा कितना आ गया 3/2, और सॉल्यूशन देखें तो साइन थीटा बराबर 3/2 जो कि 1 से बड़ा है, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, पॉसिबल नहीं है तो फॉल्स कंडीशन हो गई, क्योंकि 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। साइन थीटा घर वाले हैं तो बीच में आएंगे। अब है 116वां क्वेश्चन है, बिंदुओं P 6, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो बेटा चतुर्थांश के लिए यहाँ पे तो प्लस प्लस के साइन होते हैं दोनों, क्योंकि x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। इस साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं x के, ये पॉजिटिव है, ये y इधर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे x नेगेटिव आता है, यहाँ पे y नेगेटिव आता है। अब देखो जैसे ही हम इस लाइन पे यहाँ जाते हैं तो x की वैल्यू तो नेगेटिव आई, तो नेगेटिव y अभी भी पॉजिटिव है। ये सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की। थर्ड की बात करते हैं तो देखो दोनों नेगेटिव है हमारे पास में, यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे कितना हो गया, माइनस माइनस। और इसकी बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, x का मान पॉजिटिव लिखेंगे तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। अब देखो यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे है 6, -4 नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दे रखा है। कहाँ पर है, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ है, ये थर्ड है। तो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा, चौथा क्वाड्रेंट आ गया, जिसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। आगे ये प्रोबेबिलिटी का दे रखा है 117, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है, देन द पॉइंट पी नॉट, देन द प्रोबेबिलिटी नॉट ई क्या होगी, ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं के लिए 1 में से घटाना है बेटा 0.05, इसको घटाएंगे तो 0.95 इसका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे हमारे पास है 118वां क्वेश्चन, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 आने की प्रायिकता। जब हम पासे को फेंकते हैं बेटा तो संभव परिणाम कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो होते हैं। क्या 8 कभी आता है, 8 नहीं आता है, मतलब ये पॉसिबल घटना नहीं है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता मैंने बताई थी आप लोगों को 0 होती है, स्टार्टिंग में बताई थी लेक्चर के मैं ना। अब है पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 3 आने की क्या प्रायिकता है, अभी ऊपर बताया मैंने, जब पासे को एक बार फेंकेंगे तो 1 से 6 तक नंबर्स आएंगे, और 3 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, जो ई की वैल्यू है वो 3, मतलब वो एक बार रिपीट हो रही है तो 1 हुआ, और एस का मान यहाँ पे 6 आता है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करते हैं बेटा तो 1/6 आता है। ठीक है, 120 है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींचना है, तो यहाँ से मैं कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ बेटा, 2 होती हैं। मैंने बताई थी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आप लोगों को, अगर वो नहीं देखे तो जाके देखिए, बाद वाले लेक्चर्स इजीली हो जाते हैं फिर समझ में, है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होगा। देखो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, इस पर एक स्पर्श रेखा ये बनाई हमने, और इस बिंदु से जाने वाली कोई त्रिज्या, जो ये वाली त्रिज्या है ऐसे जाएगी, लेकिन ये त्रिज्या केवल यहीं तक रहती है,
स्पर्श सेंटर से लेकर यहाँ तक, तो इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का रहता है, ऑलवेज। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है। जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है बेटा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। रेडियस लंब हो जाएगी टेंजेंट पर, मैंने ये लिख दिया। तो यहां से कितना आंसर आ गया इसका, बी हो गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास है, वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक खींची जा सकती है, बताया था मैंने तब भी, एक ही खींची जा सकती है जो वृत्त के ऊपर स्थित है, और वृत्त के जो अंदर स्थित बिंदु होगा वहां से एक भी नहीं खींची जा सकती, एक भी नहीं, ठीक है भाई, 0 हो जाएगी जब अंदर वाले बिंदु की बात करेंगे, तो किसी अंदर वाले पॉइंट से। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने बताए थे ऑलरेडी। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बहुपद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होने के लिए x की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये जो n है नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, 0 भी इंक्लूड हो सकता है, मतलब एक होल नंबर कह सकते हैं, होल नंबर, ठीक है भाई, पूर्ण संख्या भी कहते हैं इसको, है ना। तो n का मान हमारे पास में 0 1 2 3 एंड सो ऑन यहां से होना चाहिए जो x की पावर्स है। अब देखो यहाँ पे x की पावर अंडर रूट में लिखी हुई है, इसको 1/2 + 1 कहते हैं, तो पावर 1/2 लिखी हुई है, n का मान क्या इसमें से है, n में से नहीं है, दैट मीन्स ये तो गलत हुआ। फिर ये नीचे वाली बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में टोटल ही अपॉन में आ गया x² + 1 इसकी पावर -1, तो ये -1 झालम झोली गलत हो गया। ऐसे इसको देखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 कहाँ से लिया गया है बेटा, ये हमारे पास में इस n वाली वैल्यूज में से लिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो और 1 हमारे पास में जो होता है x की पावर 0 मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ से भी n के मान 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया बेटा, डी हो गया। ऐसे कई क्वेश्चन लिए मैंने, ऑप्शन बता भी सकते हो आप कौन सा करेक्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, तो ये ऊपर जाके x + 1 की पावर ये -1 गलत हुआ, यहाँ पे x की पावर 1/2 गलत हुआ, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में गलत होगा, यही है जैसा ऊपर वाले में दे रखा है 123 वाले में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 125, दे रखा है बेटा, दी गई आकृति ट्रायंगल ODC कहाँ पे है, ये O से स्टार्ट हुआ है बेटा, इधर गए हैं, ODC सिमिलर है OAB, O से A और B इस साइड में गए हैं, तो ये आपस में दोनों सिमिलर है, इसके हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, ये 125 है, वो 70 है। तो एंगल कौन सा निकालना है, OAB, एंगल कहाँ पे, OAB, तो ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों ट्रायंगल्स जो ऊपर नीचे दे रखे हैं इसके बेटा, ये दोनों ट्रायंगल्स, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों आपस में तो क्या है, ये सिमिलर दे रखे हैं। जब हमारे पास कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लाइक जैसे ट्रायंगल ODC ये सिमिलर है ट्रायंगल OAB, तो O एंगल O के बराबर निकल के आता है, और ये जो D एंगल होता है ये बीच वाले के बराबर निकल के आता है, मतलब पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, और तीसरा तीसरे के बराबर निकल के आता है। तो यहाँ से हमें पूछा क्या हुआ है बेटा, A पर बने हुए एंगल का मान पूछा हुआ है, तो A पे बना हुआ एंगल किसके बराबर आएगा, D पे बना हुआ एंगल, तो D पे कितने का मान बन रहा है, 70 का बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल OAB आ गया वो कितने डिग्री का आएगा बेटा, 70 डिग्री का आ गया। जस्ट थोड़ा सा लॉजिकल खेल था और कुछ नहीं है। सिमिलरली ये हमारे पास है दी गई आकृति, ये आपस में क्या है, समरूप है, तो ये दे रखा है BOC, जैसा कि ये रहा, ये कहाँ गया, ये रहा BOC, ये वाला दे रखा है ये एंगल 100,
और फिर इसके बाद में दे रखा है ODC 60, तो OAB का मान निकालना है। सिमिलरली ये वाला मान निकालना है, तो यहाँ से A का मान किसके बराबर निकल के आएगा भाई, D के बराबर। जो D पे बना हुआ कौन है यहाँ पे, तो एंगल OAB कितना आ गया, एंगल ODC के बराबर, और ये हमारे पास 50, ये 60 दे ही रखा है, तो आंसर कितना आ गया भाई, 60 आ गया। ऐसे इसको सोल्व कर देना है। ये हमारे पास है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ चुका है, 127वां क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बेटा ये दे रखा है, तो इसके क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल स्क्वायर करना होता है। मैंने बताया था जब साइडें दे रखी होती हैं तो हम सिंपल उनका स्क्वायर कर देते हैं, क्षेत्रफल का निकल जाता है। 16:81, इसका आंसर ये तो आ चुका है। लेकिन यहाँ पे माध्यिकाओं का अनुपात दे रखा है, अगर माध्यिकाओं का अनुपात भी दे रखा हो तब भी हम हमेशा स्क्वायर ही करेंगे। लाइक इस तरीके से, ये माध्यिका कौन सी होती है, ये वाली साइड होती है माध्यिका। इन दोनों माध्यिकाओं का अनुपात दे रखा है, एक का 4 दे रखा है, एक का 9 दे रखा है। जब एरिया की बात करेंगे टोटल की, तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है सिंपली, 16:81 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आप लोगों को जो लेक्चर है पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा, और ये लेक्चर थोड़ा सा पहले वालों से बड़ा हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के अंदर, इस जो हमारे पास में वीडियो है, इसके अंदर मैंने 73 से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस को बनाया था। आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इनकी जो ये हमारे पास है, इनका मैं PDF सेव नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी है। अगर इससे आगे कोई और भी वीडियो चाहिए, लाइक 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, एंड केस स्टडी से रिलेटेड लास्ट ईयर से ही आने स्टार्ट हुए हरियाणा बोर्ड में, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो। ठीक है भाई, और जिन बच्चों को होमवर्क दिया है वो तो इसे ज़रूर करके लाएँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।